और ईमानदारी से कह रहा है कि बंद करो ये फ्रॉड के, ये यहां से आ गए, ये यहां से आ गए, यहां से आ गए। कोई माइग्रेशन मजबूरी में नहीं हो रहा है, एक एजेंडे के तहत हो रहा है। लेकिन भारत में क्या कहा जा रहा है? भारत में जिस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A की वजह से भारत का कोई नागरिक बस नहीं सकता, रह नहीं सकता, नागरिकता नहीं मिल सकती, आप जरा सोचें, इससे भी बड़ी कोई मक्कारी हो सकती है भाई? उसी जम्मू कश्मीर में 2008 से 2019 तक बर्मा जैसी जगह में जिनके पास खाने के लिए नहीं, जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं, वो कौन सी डांडी यात्रा कर रहे हैं? वहां से निकल के जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। 98,000 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में बस चुका है, जिसके पास आधार भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, राशन कार्ड भी है। ये नहीं कोई पूछता कि जो भगा दिए गए वो यहां दिल्ली में सड़कों पर रह रहे हैं, जो आ गए थे उनको आपने वहां रोक दिया है। लेकिन जो बाहर से हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे मुसलमान लगाए, तो आपने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A को रख दिया। तो ये आर्टिकल 35A अगर मैं ये कहूं कि हिंदुओं के खिलाफ शुद्ध रूप से था तो गलत है। और अगर ये कहने पर कोई मुझे कम्युनल कहता है तो आई एम वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो आपने इस देश में कैसी कैसी चीजों को परोसा है, और अब तो कई सारे लोगों के चेहरों से नकाब क्यों हट रहे हैं कि जब पावर का डेस्परेशन होता है, जब आप मस्जिद की जगह मंदिर का रुख करने लगते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं और लगता है कि लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया? आजाद भारत में हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी का जरा मैनिफेस्टो पढ़ लें। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, जो इंटरनल थ्रेट है उससे कनेक्ट करके मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। 4 मुद्दों पे मेरा कंसर्न है, बाकी वो 72,000 रुपए देंगे, 50 करोड़ रुपए देंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट डूइंग एनी पॉलिटिकल कमेंट ऑन दैट। 4 मुद्दे में जो कनेक्ट करना चाहता हूं। बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं, सब इंटरनल खतरे क्या हैं? तो कश्मीर में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, इसके बारे में 2 ही बातें कहूंगा। आप सबको पता है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में हैं बड़ी तादाद में, और सुप्रीम कोर्ट जो मानवता की आखिरी मिसाल है दुनिया में, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान में मानव मूल्यों सबसे ऊपर हैं, चाहे मानव न बचे लेकिन मूल्य रहने चाहिए। तो मानव तो घट रहे हैं, मूल्यों के नाम पे आपने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को आप इस तरह से निकाल नहीं सकते, इनका कोई फ्रेमवर्क बनाइए और जब तक उन्हें अपना खिलाइए, वो रह रहे हैं। तो जब वो आए तो आपकी मानवीय चेतना जाग गई। तो अभी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, इस मैनिफेस्टो के 4 मुद्दों से मुझे यह पता चलता है, और मैं ये साबित करने की कोशिश करता हूं कि जो लोग इस देश में मजबूत क्यों हुए, ये एंटी नेशनल ताकतें, ये गद्दार इस मुल्क में इतने मजबूत कैसे हो गए कि जिसका पता ही नहीं चला, और हम बार बार खोजते हैं। लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो ने आप सबके ऊपर अगर कोई कंफ्यूजन था, कोई ग्लास लगा हुआ था, उसको बिल्कुल साफ कर दिया। वो 4 मुद्दे क्या हैं? एक, कहा गया कि हम हुकूमत में आएंगे तो जो माइग्रेशन का लॉ है, असाइलम का लॉ है, हम उसे और आसान बनाएंगे। तो अभी तक जो आ रहे थे, अब हम औरों को आने की दावत देंगे, आओ हमारे यहां तो बहुत आसान है। इसका मतलब इस देश के लिए जो बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में रह रहे हैं इलीगल, 5 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट मानती है, वो देश के लिए खतरा नहीं है। वो पानी इस देश का पिएंगे, अनाज इस देश का खाएंगे, वो क्राइम इस देश में करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा पुलिस चाहिए, वो पकड़े जाएंगे तो कहां का एड्रेस बताएंगे, कहां छोड़ा जाएगा, ये इससे मतलब नहीं है। तो आपने कहा कि हम असाइलम का लॉ और आसान बनाएंगे। और आप जेएनयू गए थे, जो लोग भारत के टुकड़े कर रहे थे अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप उनकी सपोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? तो आपने उनके लिए क्या कहा है कि आर्टिकल आईपीसी 124A जो गद्दारी को तय करता है, बोले हम इसको भी डाइल्यूट करेंगे कि अब गद्दारी जो है भारत में सबको करने की आजादी है। तीसरा, जम्मू कश्मीर की स्थिति आप सबको पता है, लीगली क्या कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर रखी है। जम्मू कश्मीर में अगर भारत की माइट
या भारत की हुकूमत या भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है वो आर्मी करती है वहां, क्योंकि बाकी तो है नहीं। बाकी कौन करता है? आपका संविधान तो लागू नहीं होता, ना एंटी करप्शन बिल लागू होता, ना एंटी मिसयूज ऑफ रिलीजियस एक्ट लागू होता, तो वहां तो कोई है नहीं। तो आपकी जो फौज है वो भारत को रिप्रेजेंट करती है वहां। और आप देखा होगा कि किस किस तरीके से वहां के फौजियों पे किन किस झूठे मुकदमे होते हैं। इसी को बचाने के लिए 1992 के अंदर आसफा को लाया गया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहेगा। आपने कहा है कि हम आते ही इसको खत्म करेंगे, यानी जो आखिरी उम्मीद है ग्रीन कलर की वर्दी में जो भारत की माइट को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहां गोली खाते हैं आतंकवादी की और पीछे से गोली खाते हैं हिंदुस्तानी मासूम मुसलमान की, उसको आप हटाना चाहते हैं। आप 35 पे नहीं बोले क्योंकि आपके नाना जी ने दिया था। तो अब जो ढंग की चीज लगी हुई है उसको हटाना, जो हटानी चाहिए वो नहीं हटा रहे, जो नहीं हटानी चाहिए उसका वादा कर दिया। तो आप इस पूरे पस मंजर में जरा देखें कि भारत के अंदर किन ताकतों को मजबूत किया जा रहा है। अब तक तो आप खामोशी से करते थे, अब आप खुले रूप में कर रहे हैं क्योंकि डेस्परेशन है पावर का। तो आपने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया है, हम यही करेंगे। लोगों ने पूछा 35A के बारे में क्या ख्याल है, बोले नहीं वो रहना चाहिए। तो रहना चाहिए तो इसमें नहीं लिखा, क्योंकि मंदिर वालों को भी कुछ वोट चाहिए, तो नहीं लिखा इन्होंने। तो मैं कह ये रहा हूं कि भाई इस देश को बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है। बाहरी ताकतें जो हैं उनके मंसूबे, उनके टारगेट, उनकी सोच, वो कहां से चलेंगे, कहां जाएंगे, इसमें भारत की सेना सुप्रीम है, सक्षम है। और इससे बड़ी सेना देश में नहीं हो सकती जो अपने टारगेट को जानती हो। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश वॉर में सबको पता होगा, आप लोग सब मुझसे उम्र में बड़े होंगे, बांग्लादेश वॉर में बांग्लादेशी मुसलमान औरतों का रेप वहां की सेना ने क्या कह के कहा। जकी साहब जिंदा हैं, मर गए हैं बेचारे, उनकी किताब है, बैन हो गई है, पूरे पाकिस्तान में उनको आइसोलेट कर दिया गया। वो वहां पोस्टेड थे, उन्होंने सच्ची किताब लिख दी, तो उस आदमी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अंधेरे में मार दिया। 50,000 औरतों का रेप ये कह के किया गया कि हमें अपनी इनकी अगली नस्ल बदलनी है। ये सोच है उस आर्मी की। और आपकी आर्मी की क्या सोच है कि जितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, जितने डिफिकल्ट टेरेन में वो लड़ रही है आतंकवादी से, वो पीछे जो पत्थर मारते हैं कभी बीच बीच में हंस के उनकी तरफ देख लेते हैं। और पत्थर मारने वालों ने आपके फौजी को मार दिया, दुनिया की फाइनेस्ट फॉर्म को इसलिए मार दिया कि वो डिसिप्लिन में हैं। और आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि देखिए आप ये आतंकवादी से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये जो बच्चे पत्थर मार रहे हैं, अब बच्चे पता नहीं तीसरी क्लास के हैं, चौथी क्लास के हैं, ये बच्चे जो पत्थर मार रहे हैं, ये आप इन पर डायरेक्ट गोली नहीं चला सकते, तो आप ऑल्टरनेट बताइए। तो फिर प्लास्टिक की गोली ढूंढ के लाए वो, फिर कहा गर्म पानी डालिए उनके ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ये पता नहीं इसी दुनिया में रहते हैं, किसी मंगल ग्रह पे रहते हैं। एक भारत का सैनिक विदेशी आतंकवादियों से बॉर्डर पर लड़ रहा है, और भारत के लोग जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा खाते हैं और भारत के जीडीपी में 0 कंट्रीब्यूशन है उनका, वो जब सेना पे पत्थर चलाते हैं तो भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, हमें उनके मानवाधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। उन पे प्लास्टिक की गोली चलाओ, उन पे गर्म पानी डालो, उस पे ठंडा पानी डालो, फकत यह है कि आपने कहा कि उन्हें मारो मत। यह मानवाधिकारों का हनन है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के एनसीआर इलाके में एक आदमी जिसके बारे में कहा जाता है वो बुरा आदमी था, वो बुरा होगा, उसके घर पे कब्जा करने के लिए पुलिस गई, जो उसका आश्रम था। तो जो लोग उस पुलिस का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो उसके अनुयायी थे, गलत और सही बात अलग हो सकती है, वो आदमी अच्छा था बुरा था ये भी अलग हो सकती है, मेरा लिमिटेड पॉइंट है, जिनको रोकना था ना उनके हाथ में बंदूक थी, ना डंडा था, ना पत्थर था, ना कोई बंदूक, कोई पिस्टल थी, वो सिर्फ पुलिस को उस आश्रम में जाने से रोक रहे थे। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन डीसीपी ने ऑर्डर दिया,
33 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। हरियाणा के पास राम रहीम नाम का एक आश्रम था, उसमें पुलिस को कब्जा लेना था, लोग निहत्थे थे। राम रहीम क्या था, बुरा था, उसे आप गिरफ्तार करते, लेकिन रोकने वाले आपको हाथ पैर से रोक रहे थे, कोई हथियार नहीं था, लेकिन आपने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि भाई प्लास्टिक की गोली चलानी चाहिए थी, क्योंकि मरने वाला यहां हिंदू था और मरने वाला वहां मुसलमान था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यह पाखंड है।